हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पीजीबीपी जो हेड हमने शुरू किया हुआ था उसका पार्ट सेकंड। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेक्शन 28, सेक्शन 29 और सेक्शन 30 जो है वो पढ़ा था, जिसके अंदर चार्जिंग सेक्शन और ये सब हमने बात किया। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैं बाकी के सारे सेक्शन कवर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें सारा का सारा आपका बचा हुआ पीजीबीपी कवर हो जाएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मिल जाए। तो एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। हाँ जी, तो आज की वीडियो में अभी हमें जो करना है वो करना है सेक्शन 32 37, जो कि क्या बताता है, ये आपको बताता है डिडक्शंस जो कि अलाउड होती है, या मैं बोलूँ एक्सपेंसेस जो कि अलाउड होती है। मतलब ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि इनकम टैक्स बोलता है कि आप इन खर्चों को अपने इनकम में से अपने एक्सपेंसेस वाली साइड जो है आप दिखा सकते हो, और फिर आप जो है इसकी डिडक्शन ले सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से आपके खर्चे हैं जो कि अलाउड होते हैं, जिनको हम भी खर्चे मानते हैं, और उसको आप क्या करोगे, अपने डेबिट साइड में लिखोगे अब जब आप P&L निकालोगे। तो वो सारे के सारे खर्चे हमें देखने हैं, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम टैक्स के एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस है जो कि इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं और उसको माइनस करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो अगर हम बात करें तो वो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम P&L निकालते हैं तो उसको यहाँ पर माइनस किया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स ने उसे डिसअलाउड किया हुआ है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो हमें अभी देखना है कौन कौन से खर्चे अलाउड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 30 की, तो सेक्शन 30 बेसिकली आपका क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है कि आपके एक्सपेंसेस, आपके वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड आप करते हो, बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी खर्चे हैं तो वो उसके बारे में सेक्शन 30 ने बोला है। सेक्शन 30 कहता है कि अगर मान लीजिए इसको, अगर आप इसके अलावा अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, तो सेक्शन 30 ने बोला, उसने क्या कहा कि आप कौन कौन से खर्चे इसके अंदर अलाउड किए गए हैं इनकम टैक्स के द्वारा। तो उसमें सबसे पहला आपका जो खर्चा आता है वो आता है रेंट ऑफ हायर्ड एकोमोडेशन। वो क्या आता है आपका, रेंट ऑफ हायर्ड एकोमोडेशन। कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी घर जिसमें आप रह रहे हो, घर घर रह रहे हो नहीं सॉरी, कोई भी ऐसा घर जिसके अंदर आपका बिजनेस चल रहा है, जहां से आपका धंधा हो रहा है, उस बिजनेस को अगर आपने क्या किया, किराए पर लिया है, और उस किराए को हम क्या करते हैं, अलाउड करेंगे। उसको आप अपने डेबिट साइड में लिख सकते हो। अगर आपने कोई भी बिल्डिंग लिया है, कोई भी लैंड लिया है जिसके ऊपर आपका बिजनेस है, कोई भी आपका बिजनेस का काम उसके ऊपर हो रहा है, और उसका जो रेंट है वो आपका क्या होगा, इसके अंदर अलाउड होगा। इसी के साथ साथ क्या बोलता है, अगर आपने कोई रिपेयर करवाया है, रिपेयर किसको, हायर्ड या ओन्ड एकोमोडेशन, कि अब ये जो आपने घर की, हम ये जो हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की जिसके ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, उस बिल्डिंग को अगर आपने किराए पर लिया हो या फिर वो आपकी खुद की हो, या तो वो आपके किराए की हो या वो खुद की हो, अगर उसकी रिपेयरिंग के लिए आपका कोई खर्चा लगा है, ऑब्वियसली मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना उस बिल्डिंग की, क्योंकि उसमें आपका बिजनेस हो रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर अलाउड होगा। क्या होगा, वो भी आपका अलाउड होगा। सपोज करिए मुझे अपना कोई जो है स्कूल ओपन करना है, तो वो स्कूल ओपन करने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने स्कूल ओपन करने के लिए जिस जगह पे अपना स्कूल बनाया है वो लैंड मैंने क्या किया था, रेंट पे लिया था, तो उसका रेंट मेरा क्या हो गया, अलाउड हो गया। फिर उस स्कूल को मैंने क्या किया, रिपेयर करवाया। अब उसका रिपेयर अगर करवाया, उसकी मेंटेनेंस की, उस पर कोई भी खर्चा लगाया, तो वो भी मेरा क्या होगा, अलाउड होगा। उसको भी हम पीजीबीपी में जब प्रॉफिट निकालेंगे तो डेबिट साइड में उसको डालेंगे। उसके अलावा इसमें और क्या आता है, इसमें आता है इंश्योरेंस ऑफ हायर्ड और ऑन्ड एकोमोडेशन। आपने जो ये किराए पर आपका बिल्डिंग था, लैंड था, जो भी आपकी ये थी, या फिर आपने चाहे तो वो किराए पर लिया या वो आपकी खुद की है, उसका अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है। अब इसी स्कूल का जो मैंने बात किया, ये स्कूल की मैंने रिपेयर करवा ली, ओके, अब मैंने क्या किया, इस स्कूल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अब ये जो इंश्योरेंस करवा रखा है ये भी मेरा क्या आएगा, पीजीबीपी में अलाउड है। ये भी मेरा क्या है, अलाउड है, और इसको भी मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड में डालूंगी। ये मेरा एक खर्चा है जो कि अलाउड किया गया है इनकम टैक्स में भी। इसके अलावा अगर कोई टैक्स, कोई लैंड रेवेन्यू, कोई लोकल रेट का टैक्स, या फिर कोई म्युनिसिपल टैक्स, ये कोई भी अगर टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है अपनी लैंड पे, ये कोई भी टैक्स अगर आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो भी आपका अलाउड होता है। तो बेसिकली सेक्शन 30 जो है वो क्या बताता है, वो बताता है सारे के सारे बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, वो बिल्डिंग जिसके ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, उस बिल्डिंग के पे आपका जो बिजनेस चल रहा है, उस पे अगर आपने कोई रेंट पे किया तो वो अलाउड है। अगर आपने उसका कोई रिपेयर करवाया है, चाहे वो आपका किराए का हो या खुद का हो, तो वो भी अलाउड है। अगर आपने वो उसके इंश्योरेंस लिया है, चाहे वो आपका है या किराए का है, तो वो भी अलाउड है। या फिर आपने उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे किया है, तो वो भी क्या होगा, अलाउड होगा। तो ये सारे के सारे खर्चे जो है आपके बिजनेस की बिल्डिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। क्लियर, ये है हमारा सेक्शन 30। तो आप अगर देखें तो इसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद में
सेक्शन 31 किसके बारे में बताता है? अब अगर मैं बात करूं तो देखिए सेक्शन 31 आपको बताता है अगर कोई भी आपका खर्चा है, कोई भी आपका रेवेन्यू है, वो किससे रिलेटेड है? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर या फिक्सचर। आपका कोई भी एक खर्चा है किससे रिलेटेड है? मशीनरी से, प्लांट से, फर्नीचर से। तो उसके अंदर कैसे आप देखोगे कि कितना क्या अलाउड है, कितना नहीं है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कोई मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सारी चीजें अगर आपने ली है किराए पर, अगर आपने ली है किराए पर, तो उसका रेंट आपका क्या होगा? अलाउड। उसका रेंट आपका क्या होगा इसमें? अलाउड। उसके ऊपर अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है तो वो भी अलाउड। उसका अगर आपने कोई रिपेयर करवाया है तो वो भी अलाउड। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं कोई प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनके ऊपर खर्चा करने की, तो वो अगर आपने चाहे किराए पर लिया हो, चाहे आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, चाहे आपने उसके ऊपर रिपेयर करवाया, ये सब के सब आपके क्या होंगे? एक्सपेंस माने जाएंगे और उसको आप क्या कर सकते हो? अपने डेबिट साइड में डाल सकते हो। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है। क्लियर? ये है हमारा सेक्शन 31। ओके, इसके बाद में सेक्शन 32 जो है डेप्रिसिएशन का, ये अभी हम थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा डिटेल में, इसको लास्ट में। इसके बाद में आपका आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 देखिए क्या बोलता है। सेक्शन 33 सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 33A-B। सेक्शन 33A-B आपका जो है वो किसके बारे में है? अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि किससे रिलेटेड है? टी, कॉफी और रबर। किससे रिलेटेड है? टी, कॉफी या रबर से। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और कितना अलाउड होगा? देखिए सबसे पहले तो उसने क्या बोला है कि अगर कोई भी बिजनेस है आपका टी, कॉफी और रबर डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, तो जो एसएससी है उसे क्या करना होगा? अपना एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना होगा और उसके अंदर डिपॉजिट करवाना होगा। और वो स्पेशल अकाउंट कहाँ होना चाहिए? आपका नाबार्ड में। नाबार्ड आपको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके अंदर एसएससी को अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है। जो अकाउंट जिसपे वो बिजनेस कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, वो उसको एक अपना अकाउंट ओपन करवाना है नाबार्ड में और उसमें क्या करना है? अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिपॉजिट वो करवाएगा अमाउंट, वो क्या होनी चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए, या फिर जब वो अपनी इनकम जो है उसके रिटर्न फाइल करता है उसको उससे पहले उसकी क्या हो जानी चाहिए? ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए। इनमें से जो भी पहले आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिपॉजिट उसे करवाना है वो या तो जो प्रीवियस ईयर एंड होने से 6 महीने पहले, 6 महीने के, जब प्रीवियस ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने के ड्यूरेशन में करवा दे, या फिर जो रिटर्न फाइल करना है, इनमें से जो भी डेट पहले होएगी उसमें उसका डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला? लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी, कि जो वो डिपॉजिट करवाएगा अमाउंट इसमें टी, कॉफी, रबर बिजनेस में, उसने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, या फिर जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया, या तो वो, या फिर जितना प्रॉफिट उसे हुआ है इस बिजनेस से उसका 40%। उसने क्या कहा? जितना उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाया या तो वो उसकी डिडक्शन मिलेगी, या फिर जितना प्रॉफिट उससे हुआ है उस बिजनेस से उसका 40% जो है वो क्या होगा? उसको उतना अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा। उतना उससे क्या है? वो अपना उतना खर्चा दिखा सकता है अपने डेबिट साइड में। क्लियर? उसके बाद में जो फंड होगा उसको उसे यूटिलाइज करना है उसी सेम प्रीवियस ईयर जिसके अंदर उसको विड्रॉ कर रहा है। तो ये अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कहने का मतलब अगर आपका टी, कॉफी, रबर से रिलेटेड बिजनेस है तो उसका आपका जितना आपने उसमें डिपॉजिट करवाया और 40% जितना प्रॉफिट होगा उस बिजनेस से, उनमें से जो भी आपका कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि उसके लिए आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए और उसकी जो डिपॉजिट है वो इस ड्यूरेशन में हो जानी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 33A-B-A। तो ये सेक्शन 33A-B-A जो है वो बेसिकली किसके बारे में आपको बताता है? तो देखिए ये सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं साइट रिस्टोरेशन फंड। क्या है ये? साइट रिस्टोरेशन फंड। तो ये इसके अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो किसके रिगार्डिंग मिलती है? प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन इंडिया। अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम या नेचुरल गैस इंडिया के अंदर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने से, उसको निकालने से, उसका प्रोडक्शन करने से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है सेक्शन 33A-B-A के अंदर। और उसमें मेक श्योर करना है कि वो एग्रीमेंट आपका किसके साथ हुआ हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट कहाँ होना चाहिए? SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। और जो डिपॉजिट है वो आपका प्रीवियस ईयर के एंड से पहले ही हो जाना चाहिए उसके अंदर। और इसमें लिमिट्स कितनी होती है? इसमें लिमिट होती है जितना आपने अमाउंट उसमें डिपॉजिट करवाया है वो, और 20% ऑफ प्रॉफिट। उस बिजनेस से जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 20%, मतलब मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट 10,000 का हो रहा है तो आपको इसका 20% ही आपको क्या करना है? इसका 20% अगर आप निकालोगे
तो आपका 2,000 रुपये जो है, इनमें से जो भी अमाउंट आपकी कम होगी वो आपकी उसकी आपको क्या मिल जाएगी, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर हम सेक्शन 33A की बात करते हैं तो वो आपका ये इसके अंदर आपको डिडक्शन मिलती है अगर आपका बिजनेस इन सब से रिलेटेड है, जो कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से रिलेटेड है। लेकिन उसके लिए आपको SBI के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना है, डिपॉजिट्स करवाने हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका 20% ऑफ प्रॉफिट या फिर जितना आपने डिपॉजिट करवाया उतनी आपको उसकी क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 37 क्या बोलता है, ये एक जनरल डिडक्शन के बारे में बात करता है। जो भी बाकी बचे हुए सेक्शंस होते हैं उसके डिडक्शन की ये बात करेगा, लेकिन ये सेक्शन 37 हम बाद में पढ़ेंगे। 33 के बाद हम जो है बाकी के सेक्शन पढ़ते हैं, हमारे 34, 35 और ये सब। 34 सेक्शन जो है वो आपका हटा दिया गया है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन 35। सेक्शन 35 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 35 किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कि अगर आपने कोई खर्चा किया है किसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर, कोई साइंटिफिक रिसर्च पे आपने अगर कोई खर्चा किया, और साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि वो एक्टिविटीज जो कि आपने किसके लिए किया, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। अगर आपने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज इन सब में मतलब आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया है तो वो साइंटिफिक रिसर्च होता है। और इसके ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो तो देखिए उसने क्या बोला, does not include any expenditure incurred in the acquisition of right in or arising out of scientific research। हाँ, इसमें मतलब आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है उसे एक्वायर करने का राइट रखो। इसमें सिर्फ वो खर्चा होना चाहिए जितना आपने उसको समझने के ऊपर लगाया, वो फैसिलिटीज आपने ली, वो सब। तो इसका डिडक्शन कितना मिलेगा अगर हम बात करते हैं, तो इसके डिडक्शन में देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इसका डिडक्शन अगर हम बात करें, सेक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर आपने कितना लगाया या आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, और उसके बाद में डिडक्शन दी हुई है। एक्सपेंडिचर अगर आपने बिजनेस में लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने बिजनेस में कोई भी खर्चा लगाया है, चाहे वो कैपिटल में लगाया हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इन दोनों ही केस में आपका क्या होगा, 100% डिडक्शन अलाउड होगा। कितना, 100% डिडक्शन। और वहीं अगर आपने कहीं कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन मतलब या तो आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में करोगे या अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में करोगे, तो ये अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो हम देखेंगे कि आपको कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि आपने कहाँ पर लगाया है, साइंटिफिक रिसर्च जो कि SSC बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको पूरा का पूरा 100% का डिडक्शन मिलेगा। मतलब कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने किया साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर और वो SSC के बिजनेस से ही रिलेटेड आपने वो रिसर्च की है, तो आपको पूरा का पूरा 100% का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 35(1) सेकंड क्या बोलता है, अगर आपने रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को, कहां पर, किसी रिसर्च एसोसिएशन को अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा। रिसर्च एसोसिएशन मतलब जो इसरो वगैरह है, अगर आपने यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा। 150% का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख का, तो आपको 1 लाख का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। देन अगर आपने 35(1) सेकंड ये क्या बोलता है, अगर कोई कंपनी है उसके ऊपर अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा लगाया तो आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद में बोला जाता है कोई रिसर्च एसोसिएशन है फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अगर वही आपकी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, कोई सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में अगर आपने पैसा लगाया है तो उसमें आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, ऊपर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी, अब वो बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है लैंड को छोड़कर तो उसके ऊपर भी 100% डिडक्शन मिलेगा। ये तो मैंने पहले ही बोला ना, अगर कोई भी SSC खर्चा कर रहा है कैपिटल या रेवेन्यू कोई भी, तो उसे पूरा का पूरा 100% का डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बाद में अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इन हाउस रिसर्च अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, तो उसके ऊपर भी आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा। ये आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, इसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम समझे तो देखिए, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च जो है, एक तो होती है आप खुद से कर रहे हो, एक आप किसी बाहर की एजेंसी से करवा रहे हो। अगर आपने खुद से किया है, इनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपने अगर कोई रिसर्च की है, तो 3 साल इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू होने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, दोनों ही सिचुएशन में आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आपने वो
ये साइंटिफिक रिसर्च पे जो एक्सपेंडिचर है वो अगर आप बिजनेस के रेगुलर रूटीन में कर रहे हो तो वो आपका चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो तो वो भी आपका 100% का डिडक्शन अलाउड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एसएससी ने कोई भी खर्चा किया है इस रिसर्च के ऊपर, चाहे वो आपका कैपिटल नेचर हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, पूरा का पूरा 100% आपका क्या होगा, अलाउड होगा। अब अगर किसी आउटसाइड एजेंसी से अगर आप करवाते हो तो सिचुएशन में क्या होगा, देखिए अगर हम किसी आउटसाइड एजेंसी से करवाते हैं इसका मतलब क्या होगा, कोई अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड होगा। अगर इंडियन कंपनी है और साइंटिफिक रिसर्च पर पैसा लग रहा है तो आपका 100% का डिडक्शन अलाउड है। कोई आपकी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे रिसर्च एसोसिएशन, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी, तो उसमें अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हो तो 150% का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करवा रहे हो तो आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। तो ये है आपकी पूरी की पूरी टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद में आपको बताया इन हाउस अगर रिसर्च होती है तो इन हाउस रिसर्च में आपका लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर अगर कोई भी आपने खर्चा लगाया है, आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा 150% जो है खर्चे का, आपका जितना भी एक्सपेंस लगा उसका 150% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कितना, 150% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 हमने जो है डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में आपका क्या आता है, सेक्शन 35D आता है, हम पढ़ेंगे लेकिन अभी यस। तो सेक्शन 35D जो है वो बेसिकली क्या है, अमर्टाइजेशन या पेइंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपके अगर कोई प्रीलिमिनरी खर्चे होते हैं, पहले ही आपके कोई खर्चे हो रहे हैं बिजनेस शुरू होने से पहले ही, तो वो खर्चों के में कौन कौन से खर्चे आपके इंक्लूड किए जाएंगे और उनकी डिडक्शन मिलेगी। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है, अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, आपने कोई मार्केट सर्वे किया, आपने कोई लीगल चार्जेस आपके लगे हैं। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, तो उसके ऊपर आपके चार्जेस लगते हैं। आपका कोई प्रिंटिंग का भी चार्ज हो रहा है, आपके प्रिंटिंग का चार्ज किस पे, आपने एमओए या एओए, जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाते हैं, उसका प्रिंट करवाने का आपका खर्चा लग रहा है। कोई आपने फीस पेड की है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, या फिर कोई भी एक्सपेंस आपके हो रहे हैं किस रिगार्डिंग, शेयर्स या डिबेंचर को इशू करने के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपके अंडरराइटिंग कमीशन होता है, ब्रोकरेज होता है, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आपके खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आते हैं और इनकी आपको डिडक्शन मिलती है। इनको आप जो है अपने P&L के डेबिट साइड में डाल सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस शुरू होने के पहले के खर्चे हैं जिनका अभी आपको क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए। तो यहाँ पर डिडक्शन अब कितना मिलेगा, अब इसमें आपका क्या पॉइंट आता है, डिडक्शन इज अलाउड इज 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर फॉर ईच ऑफ 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस। इसने बोला कि इसके अंदर डिडक्शन आपके अलाउड होगी जितना आपने खर्चा किया उसका 1/5 हर 5 साल में। और कब शुरू होगा, विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस। जिस साल आपने बिजनेस शुरू किया उस साल के जहां आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है। मान लीजिए मेरा शुरू हुआ है बिजनेस 1 अप्रैल 2015 में, तो मेरा यहाँ पर प्रीवियस ईयर कहाँ पर खत्म हो रहा है आपका, 31 मार्च 2015 में। तो यहाँ से लेकर आपका शुरू होता है और अगले 5 सालों में पूरा का पूरा जितना भी आपका एक्सपेंडिचर लगा है उसका आपको क्या मिल जाए, हर साल रिडक्शन मिलता रहेगा 1/5 करके। तो यहाँ देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें, इंडियन कंपनी है या इंडियन कंपनी के अलावा कोई अदर कंपनी है, अगर तो इंडियन कंपनी है तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना आपके प्रोजेक्ट आपने जो लगाया, आपका जो बिजनेस है उसकी जितनी कॉस्ट है या फिर जितना ओनर ने उसमें पैसा लगाया है, उन दोनों में से 5% जो है उसका डिडक्शन मिलेगा। और ये ऑप्शन किसके पास होता है, एसएससी के पास होता है कि उसे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर इंडियन कंपनी के अलावा किसी अनदर कंपनी की बात करते हैं तो उसके ऊपर जितना भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, उसका 5% आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका 35D है जो कि आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में बताता है। फिर 35DD क्या बताता है, ये आपको बताता है वो एक्सपेंडिचर जो कि कब लग रहे हैं, अमलगामेशन या डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अगर कोई आपका बिजनेस है वो अमलगामेट हो रहा है, अमलगामेट का मतलब क्या हो रहा है, कोई अनदर बिजनेस के साथ मिलकर आपने क्या कर लिया, अपने बिजनेस को जोड़ दिया, अमलगामेट कर दिया, आप उसके साथ जो है मिल गए हो और एक कंपनी आपने बना ली, तो वो अमलगामेशन होता है। या फिर आपने डीमर्जर कर दिया कि आपने जो है 2 कंपनीज जो आपकी एक साथ थी उनको अलग अलग कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपका जो खर्चा लग रहा है उसके ऊपर आपको 20%, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर लगा उसका 20% आपको अलाउड होगा डिडक्शन के लिए। और वो कैसे होगा, वही अगले 5 प्रीवियस ईयर में जितने भी अगले 5 आगे सक्सेसिव ईयर्स होते हैं ना, जिसके अंदर आपका अमलगामेशन हुआ है, उन अगले 5 सालों में आपको 20% का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर। ओके,
35 DDA क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए आपने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया बिजनेस से, तो उसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर अगर है तो उसके ऊपर वही 20% आपका जो होगा अलाउड होगा, सेम टू सेम। 35 AD अब क्या बोलता है, 35 AD बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। ये ध्यान से देखिएगा कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं उसके ऊपर अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो 100% एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है जो कि किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का, अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है कैपिटल नेचर का, तो पूरा का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन उसमें से लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। क्लियर। और डिडक्शन कब मिलेगी, उस साल जिस साल आपका बिजनेस शुरू हुआ उस साल से आपको डिडक्शन मिलेगी। एक्सपेंडिचर इंकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। अगर आपने कोई खर्चा किया है बिजनेस शुरू होने से पहले, या अमाउंट जो है वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट में आपने कैपिटलाइज्ड की है ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, जिस टाइम पे आपका बिजनेस जो है वो ऑपरेशन में आया उस साल से आपका जितना भी खर्चा लगा था बिजनेस शुरू होने से पहले, मान लो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही 10 लाख रुपए लग गए, तो उस 10 लाख को आपने क्या कर दिया, आगे सालों में कैपिटलाइज कर दिया, तो वो जितना भी आप करोगे वो सारा का सारा आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। और पेमेंट ऑफ ₹10,000 इन अ डे शुड नॉट बी मेड इन कैश। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 10,000 तक की जो पेमेंट है एक दिन में वो कैश में नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया अभी डिडक्शन 35 AD की। अब हम एक डेप्रिसिएशन जो हमने छोड़ा है उसको कंप्लीट करते हैं। डेप्रिसिएशन की डिडक्शंस पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन क्या बोलता है। सबसे पहले तो देखो, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट जो हम अकाउंटिंग में करते थे और जो टैक्स में करेंगे दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, तो देखिए उनमें डिफरेंस है क्या। अकाउंटिंग के अंदर जो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट ही आपको क्या है, डेप्रिसिएशन पे करना है। लेकिन टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्या है, अलाउंसेस है एक तरह से नेचर का, कि ये अलाउंसेस है जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो दोनों मेथड आप यूज करते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी और स्ट्रेट लाइन मेथड भी। लेकिन टैक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, तो सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही यूज किया जाता है, यही अलाउड होता है। लेकिन पावर के केस में, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है। अदरवाइज आपका कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज होगा। ओके, अकाउंटिंग के अंदर देखिए डेप्रिसिएशन आपका सिर्फ इंडिविजुअल एसेट पे ही चार्ज होता है, लेकिन टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। किस पे, ब्लॉक ऑफ एसेट। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, सेम नेचर की एसेट, और अगर सेम रेट पर है तो उनको क्या कर दिया जाता है, एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है, ब्लॉक बना दिया जाता है एक ऐसे, और सारी जो सेम नेचर और सेम रेट की ट्रांजैक्शन होती है उसे एक ही ब्लॉक में डाल दिया जाता है, उस पूरे के पूरे ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। तो सेम नेचर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी कोई एक एसेट है फर्नीचर से रिलेटेड है, दूसरी एसेट भी फर्नीचर से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है और दूसरे वाले पे भी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे के उन एसेट्स को हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक में डाल देते हैं, और उस पूरे ब्लॉक पे जो है क्या लगता है, आपका डेप्रिसिएशन लगता है। क्लियर। आगे देखिए, ऑन अकाउंटिंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज। आपने कितने दिन आपकी एसेट को यूज किया उसके बेस पे आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो। यही तो करते थे ना हम अकाउंटिंग में। लेकिन यहाँ पर टैक्सेशन में क्या है, 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर आपने एसेट यूज किया है, 180 दिन से कम, अगर आपने एसेट यूज क्या किया है 180 दिन से कम अगर आपने यूज किया है, तो आपका 50% नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। और अदरवाइज आपका क्या होगा, जितना डेप्रिसिएशन बनता है, जितनी रेट आपको दे रखी है उतनी आपको लगानी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एसेट जो है वो 180 दिन से ज्यादा अगर आपने यूज कर लिया तो, और आपको रेट दे रखी है एसेट की 20% डेप्रिसिएशन, तो आप 20% का रेट लगाओगे। और अगर आपने उससे कम यूज किया है तो आप 20% का 50% मतलब 10% का आपका रेट लगेगा डेप्रिसिएशन का। क्लियर। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन
क्योंकि हमें पता है ना अकाउंटिंग में टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है और इनटेंजिबल एसेट्स पे अमर्टाइजेशन लगता था, लेकिन यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। और अकाउंटिंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगता था वो एसेट्स की लाइफ पे लगता था कि मशीनरी मेरी 10 साल चलेगी तो 10 साल तक मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक रेट दी जाती है और उसी रेट के बेस पे आपका क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। क्लियर? तो ये समझ में आया कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डेप्रिसिएशन वाला। तो अब अगर हम बात करें एसेट की, तो यहाँ पर 5 कैटेगरी में एसेट्स को बांट रखा है। एक बिल्डिंग, एक फर्नीचर एंड फिटिंग, एक मशीनरी एंड प्लांट, एक शिप्स और एक आती है इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट्स में भी कौन कौन सी एसेट्स आपकी आती है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और कमर्शियल राइट। ये सारी आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। और इसी कैटेगरी में आपकी एसेट्स को डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स में। और ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैंने अभी आपको बताया कि वो एसेट्स जो कि सेम कैटेगरी में आ रही है और जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, उनको हम क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक ऑफ एसेट बना देते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है वो लगने के लिए आपकी कंडीशंस क्या है, 2 एसेंशियल कंडीशन है जो कि पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली तो जो एसेट है शुड बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी, मतलब उस एसेट के ऊपर एसएससी का क्या होना चाहिए, फुल्ली या पार्टली उसके ऊपर उसका होल्ड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो एसेट है वो किसके लिए यूज होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो, उस एसएससी के खुद के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए। तभी आप उसके ऊपर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन का अलाउंस ले पाओगे, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ले पाओगे। क्लियर? उसके बाद में अभी मैंने आपको कहा 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। कब लगेगा, जब अगर आप एसेट्स जो है एक्वायर कर लेते हो लेकिन आप उसे जो है 180 दिन से कम यूज करते हो, तो उसके ऊपर आपका क्या होगा, 50% डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा, नॉर्मल जो रेट है उसका। ओके, इसका फॉर्मेट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग WDOV ऑफ ब्लॉक, मतलब जो रिटन डाउन वैल्यू जो बनती है ब्लॉक की उसको हम ओपनिंग में डालते हैं। फिर उसमें से हम ऐड करते हैं जो एसेट आपने पिछले साल एक्वायर की थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट उसमें ऐड की जाती है और फिर उसमें से लेस किया जाता है वो मनी जो कि आपने पे कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज्ड एक्सेट्रा। मतलब जब एसेट्स आपने बेची, डिस्कार्ड हुई, डैमेज्ड हुई, तो उसमें जो पैसा मिला वो आपका इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो नीचे जो आएगा वो आएगा आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन, कि रिटन डाउन वैल्यू बनती क्या है डेप्रिसिएशन के लिए, वो हमारी निकल कर आ जाएगी। कैसे, जितना ओपनिंग WDV था उसमें से एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर दिया और जितना आपको मिला पैसा बेचने पे वो आपने इसमें से लेस कर दिया। उसमें से फिर आप क्या करोगे, जब आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, रिटन डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें लेस किया जाता है प्रेस्क्राइब रेट पे जो डेप्रिसिएशन है उसको, और आपका आ जाता है क्लोजिंग WDV। तो ये फॉर्मेट होता है आपका क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू निकालने का। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर हर एक के ऊपर, हर एक अगर हम बात करें बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स की गई है और वही रेट के ऊपर इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बिल्डिंग है, मतलब उसमें आप खुद रह रहे हैं, या आपकी वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पज के लिए है, या फिर उसके अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा रखे हैं, या वैसे ही कोई टेम्पररी बिल्डिंग है। अगर तो बिल्डिंग है आपकी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, उसमें आप रह रहे हो, तो 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर है आपकी बिल्डिंग बिजनेस पर्पज के लिए जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। और अगर आपकी वो टेम्पररी बिल्डिंग है, सिर्फ आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर लगेगा आपका 40% डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा, 40%। ओके। अब फर्नीचर एंड फिटिंग की बात करें तो उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना, 10% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर। इसके बाद में आपका आता है प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में आप देखिए, अगर जनरल कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% का डेप्रिसिएशन। अगर मोटर कार है और उसको आपने यूज किया है किराए पर लेकर, तो 15% का डेप्रिसिएशन। और अगर आपने मोटर कार यूज किया खुद के बिजनेस के लिए, तो 30% का डेप्रिसिएशन। और उसके अलावा अगर कोई भी अदर एसेट्स है, चाहे किताबें हैं, बुक्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कुछ भी अलग एक्स्ट्रा किताब आपकी एसेट्स है, तो उसके ऊपर पूरा लगेगा आपका कितना, 40% का डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 40% का। क्लियर? शिप्स की अगर बात करते हैं तो शिप्स के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन फिक्स किया गया है। और जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स जो हमने बात की थी, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनके ऊपर आपका सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगता है 25%। कितना, 25%। तो ये पूरी की पूरी आपके पास जो एक तरह से फ्लो चार्ट में ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको ये सारी की सारी रेट आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद 33A भी हमने कर लिया, ABA हो गया है। 37 की जनरल डिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये होती है आपकी रेजिडरी सेक्शन, जो बचे हुए सेक्शन है। उसमें देखिए आपकी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि आपका जो खर्चा है वो 30 से लेके 36 में कवर नहीं होना चाहिए।
तभी वो 37 में कवर हुआ माना जाएगा। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने क्या रखी कि आपका एक्सपेंसेस जो है वो 30 और 36, 30 से लेके 36 तक हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं उनमें आपका वो खर्चा पूरा कवर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं हो, और साथ ही साथ पर्सनल नेचर भी ना हो। और जो आपने एक्सपेंस इसमें खर्चा किया, लगाया, जो खर्चा किया वो बिजनेस और प्रोफेशन को चलाने के लिए किया, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर आपने जो है पिछले साल किए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम इनको इस खर्चे को कहाँ ले जाएंगे, 37 का सेक्शन में ले जाएंगे, और वहां पर इसको फिर क्या करेंगे, डिडक्शन लेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 की, अगर मैं बात करूं, अगर कोई खर्चा आपका लगा है मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हफ्ता, ब्राइब्स एक्सेट्रा विल नॉट बी अलाउड। आपने क्या किया, आपने सुना ना हफ्ता वसूली करते हैं, जो ये कुछ लोग होते हैं हर हफ्ते आते हैं और हफ्ता वसूली करते हैं, या फिर आप अपनी मनी को प्रोटेक्शन करने के लिए आपने कोई खर्चा किया है या आपने किसी को रिश्वत दी है, तो ये आपका अलाउड नहीं होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आपने कोई खर्चा किया है कहाँ पर, CSR एक्टिविटीज पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है उनके ऊपर अगर आपने खर्चा किया है तो वो भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पर डिडक्शन के लिए। और ऐसे का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जो अलाउडेड एक्सपेंस होते हैं, मतलब यहाँ पर अब बहुत सारे, अभी हमने ये सारे सेक्शन पढ़ लिए, अब इस सारे सेक्शन के इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये एक्सपेंस है जो कि आपके क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। तो एक बार आप क्विक इसको बस ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कौन कौन से अलाउड एक्सपेंस है। तो देखिए जरा क्या कहते हैं अलाउड एक्सपेंस में। अगर कोई एक्सपेंस लगा है आपका परचेज, मैन्युफैक्चर और गुड्स को बेचने पे, तो वो आपका अलाउड होगा। कोई एक्सपेंस आपने डे टू डे में किया है बिजनेस को चलाने के लिए, कोई आपने एक्सपेंस किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट था कोई, वो ब्रीच हुआ है और उसके ऊपर अगर आपका कोई खर्चा लगा है, कोर्ट केस हो रहा है, कोई लीगल हायरिंग हो रही है, तो आपका वो अलाउड है। कोई अमाउंट है वैट या GST, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, ऑब्वियसली वो भी आपका क्या होगा, अलाउड होगा। कोई कंपनसेशन पे किया है आपने, रिट्रेंचमेंट ऑफ अनडिजायरेबल एम्प्लॉय, अनडिजायर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी कंपनी जो है इंटरव्यू लेती है, पर्सन्स को हायर करती है, तो उसके ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में बेसिकली क्या होता है, आपको फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। फर्स्ट राउंड में आपका मान लीजिए कोई रिटन टेस्ट हुआ, उस रिटन टेस्ट का मेन पर्पस क्या हुआ कि जितना भी अनडिजायरेबल एम्प्लॉय है उनको पहले उनकी छंटनी कर देना, उनको अलग कर देना। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट तो उनका लगता है ना, खर्चा तो लगता है, तो वो भी आपका अलाउड होगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड ही तो कर रहे हो, वो बिजनेस की एक्टिविटीज ही तो है। कोई आपने प्रोविडेंट फंड में खर्चा किया, वो भी अलाउड है। कोई आपने ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए कमीशन दिया है, वो अलाउड है। कोई कंपनसेशन दिया है एम्प्लॉइज को किस लिए, ड्यू टू एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी, अगर ऑन ड्यूटी काम करते हुए एम्प्लॉई को कोई भी एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है, उसके लिए एम्प्लॉई ने कोई कंपनसेशन दिया है, तो वो भी आपका अलाउड होगा एज एन एक्सपेंस। कोई रॉयल्टी पे किया है माइन के लिए, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉइज की पॉलिसी के लिए, तो वो भी अलाउड होगा। कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन है किसी एसोसिएशन के लिए, तो वो अलाउड है। कोई लीगल एक्सपेंस आपका हो रहा है बिजनेस के नॉर्मल रूटीन के लिए, नॉर्मल काम के लिए, ताकि बिजनेस की लाइबिलिटी को अवॉइड किया जा सके, एसेट्स के टाइटल को डिफेंड करना, और ये सारी चीजें हैं, तो उसमें भी आपका क्या होगा, अलाउड होगा। एनुअल लिस्टिंग अगर फी पे किया है स्टॉक एक्सचेंज में, तो अलाउड है। एक्सपेंडिचर जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में हुआ है, तो वो भी अलाउड है। देखो इतना डिटेल में वैसे बीकॉम में आता नहीं है, बट स्टिल आपको एक बार मतलब आप इस पर नजर मार लीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना नोट्स, और आई विल शेयर नोट्स फॉर यू ऑल, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया है, हमने सेक्शन 35D पढ़ लिया है, सेक्शन 35DD, DDA, AD ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब आपको क्या देखना है, 36 सेक्शन 36 जो कि अदर डिडक्शन की बात करता है कि इसके अलावा और कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी। अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है स्टॉक के लिए और उन्हीं स्टॉक को आप यूज कर रहे हो बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर, अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया किसी स्टॉक के लिए और उसको आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, तो अलाउड। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कैटल के लिए पे किया, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो अलाउड है। अगर कोई आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है कैश के अलावा किसी अनदर मोड में और एम्प्लॉइज की हेल्थ के लिए, तो वो अलाउड है। कोई बोनस और कमीशन आपने एम्प्लॉई को दिया है, वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, तो अलाउड है। कोई आपने इंटरेस्ट पे किया है बोरोड कैपिटल पे, ताकि बिजनेस एंड प्रोफेशन के एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो वो भी आपका अलाउड होगा। देखो क्योंकि आपने कोई कैपिटल बोरो की थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, और किस लिए, आपने अपने बिजनेस के लिए लिया था, वो कैपिटल बोरो किया था, तो उसके ऊपर अलाउड होगा। और लेकिन
जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा किसके लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो उसको यहाँ उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो भी अलाउड होगा डिडक्शन के लिए प्रोरेटा बेसिस पे। इसका जीरो कूपन बॉन्ड ये सारे आप जो है बाद में, बस अभी इतना याद रखो कि जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो वो अलाउड है। कोई बैड डेट्स है तो वो भी अलाउड है। कोई लॉस हो रहा है एनिमल के रिगार्डिंग जो कि स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट नहीं है, तो उसको भी डिडक्शन मिलेगी। और उसके डिडक्शन कितनी मिलेगी, एनिमल की जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे कैरकेसेस ऑफ एनिमल, जो भी मतलब उससे अगर कुछ रिकवर हुआ है तो वो, मतलब होता ना कि एनिमल्स के किसी पार्ट को बेच देते हैं फिर और उससे कुछ मिल गया है आपको अमाउंट, तो वो माइनस करना। देन एम्प्लॉयर ने अगर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो ये तो हमने अभी देखा कि अलाउड होगा, और ये इसमें लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही होना चाहिए या और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड होना चाहिए, ये आपका सेक्शन 43B बताता है। देन एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड में तो वो अलाउड है, ये तो अभी हमने देखा है। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो अलाउड है। एक्सपेंडिचर हुआ है कोई फैमिली प्लानिंग पे और सिर्फ जहाँ पर एसएससी जो है कंपनी है तो उस केस में आपका अलाउड होगा कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम प्रीवियस ईयर में अलाउड करेंगे। कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है तो वो भी अलाउड है। कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है तो वो भी अलाउड है। तो ये सारे के सारे खर्चे थे जो कि आपके क्या थे, एक्स्ट्रा खर्चे जो कि आपके अलाउड होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया यहाँ पर इतने सारे सेक्शंस में कि कौन कौन से खर्चे अलाउड है। तो अब 40A बोलता है, अब हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन एनी सर्कमस्टांस, ये कौन से खर्चे होते हैं जो कि अलाउड नहीं होते हैं। तो वो देखिए आपके क्या है। तो उसमें सबसे पहला खर्चा आता है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट पे आपने खर्चा किया इन एनी सॉवरेन एक्सेट्रा पब्लिश्ड बाय अ पब्लिक पार्टी, तो इसका मतलब अगर आपने किसी भी बुकलेट मैगजीन वगैरह में आपने एडवर्टाइजमेंट किया है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश हुई है तो वो आपका क्या है, इसमें अलाउड नहीं होगा। कोई इंडिया के बाहर अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी, आपने पेमेंट किया है इंडिया के बाहर या इन इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्टेड नहीं हुआ है और पे नहीं किया गया है ड्यू डेट के से पहले, तो वो अलाउड नहीं होगा। वहीं अगर आपने पेमेंट किया किसी रेजिडेंट को जिसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ था ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम फाइल करने के, रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर आपने टीडीएस नहीं, आपका टीडीएस कटा है तो 30% ऑफ सच सम शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, तो उसका 30% जो होगा वो आपका डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा। वेल्थ टैक्स तो वैसे ही अब हट चुका है, वेल्थ टैक्स अगर कोई है तो वो आपका डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा। कोई टैक्स हो रहा है प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी अमाउंट पे किया गया है, एनी टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन शेल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पीजीबीपी के किसी टैक्स के ऊपर अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है तो वो आपका अलाउड नहीं होगा। टैक्स आप पे कर रहे हो तो वो उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो तो आपको पे करना ही है। और अगर नेक्स्ट है आपका, अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है किसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, 4 तरह के प्रोविडेंट फंड थे, ये सारा हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके या सिर्फ सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कौन से होते हैं। उसके बाद में अब 40A आपको क्या बताता है कि अभी हमने 40A ही हम कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंस जो है अलाउड नहीं होते हैं। इसी के अंदर देखिए आगे, कोई अगर आपने अपने रिलेटिव्स को बहुत सारी पेमेंट कर दी टैक्स से बचने के लिए तो भैया ये अलाउड नहीं होगा डिडक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आपने कैश में पेमेंट किया वो भी 10,000 से ज़्यादा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, डिस अलाउड। तो पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे इज मेड एक्सीडिंग 10,000 अदर देन अकाउंट पे, चेक, बैंक और यूज ऑफ क्लियरिंग, इट विल बी डिसअलाउड। पूरा का पूरा अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर पेमेंट आपने आपने पेमेंट किया है किसके लिए, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियर्स के लिए, तो यहाँ पर आपका जो लिमिट है डिसअलाउंस का वो 35,000 हो जाएगा कि 35,000 तक तो अगर आपने किया तो चलेगा, अलाउड है, लेकिन उसके बाद में आपका डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। फिर 43B सेक्शन क्या कहता है कि डिडक्शन अलाउेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, की वो डिडक्शन जो कि सिर्फ एक्चुअल में अगर आपने पेमेंट किया है तो ही अलाउड होगी। तो वो क्या है, अगर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है, एसएससी के द्वारा कोई अमाउंट पे किया है, टैक्स, ड्यूटी, सेस और फ्री, अगर आपने एक्चुअल में पे किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और अगर आपने कोई भी अमाउंट एसएससी ने पे किया है एम्प्लॉयर को किसी कोई प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये भी आपका क्या होगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्चुअल में आपने पे किया है।
अब इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 44 ए। कौन सा आता है? सेक्शन 44 ए। और उसके अंदर हमें क्या बताता है? ये सेक्शन है आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो तो आपको अपने बुक्स अकाउंट्स की जो बुक्स है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो हम देखते हैं कि किस किस इंडिविजुअल को या एचएफ को या किस पर्सन को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है और किसे नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ लिमिट्स है, तो चलिए देखते हैं उसकी क्या लिमिट्स हैं। तो अगर हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसके अंदर क्या होता है? अगर तो है इंडिविजुअल या एचयूएफ, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, किसने से? 2.5 लाख, 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है किसी भी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है और आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उस सिचुएशन में किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को क्या करनी पड़ेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर उन्हें जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब उन्हें बनाना पड़ेगा अच्छे से। ओके अब अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात ना करें और इसके अलावा अगर आपके अदर पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स में जितने भी अगर हमारे बाकी के हैं वो आते हैं, जैसे हमारा कंपनी हो गया है, हमारा फर्म हो गया, ये सब, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अगर उनकी इनकम 1,20,000, कितना? 1,20,000 से ज्यादा एक्सीड कर जाती है। इंडिविजुअल और एचएफ के केस में इनकम कितनी थी? 2.5 लाख, और यहाँ कितनी है? 1.2 लाख। अगर आपकी इनकम इतने से ज्यादा एक्सीड कर जाती है और आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो क्लियर हुआ कि किस किस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर हम इंडिविजुअल और एचएफ की बात करते हैं, तो अगर उनकी इनकम जो है 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अदर्स के केस में अगर इनकम 1.2 लाख से ज्यादा और टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि अगर आपका कोई न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस है, अभी अभी कोई नया बिजनेस आपने अपना सेटअप किया है, और उस नए बिजनेस में अगर आपकी इनकम या आपका टर्नओवर बढ़ जाता है कितने से? 1.5 लाख से। अगर आपके नया बिजनेस है और उस सिचुएशन में अगर आपकी इनकम जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इनकम अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी एक साल के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा, उसके ऊपर आपको क्या करने पड़ेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट आपको पूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर? और इसके अलावा अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है किसमें? स्पेसिफाइड बिजनेस में। देखिए सबसे पहले ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होता है। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस की बात करें तो बेसिकली ये होते हैं आपके, जैसे लीगल, आप किसी लीगल बिजनेस में लगे हुए हो, आप कोई कंपनी सेक्रेटरी के बिजनेस में हो, अकाउंटेंसी, मेडिकल, ये आपके जो होते हैं, ये होते हैं आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो अगर आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आप हो और आपकी इनकम जो है वही सेम 1.5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, कब? पिछले प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप पूरे तीनों फाइनेंशियल ईयर में उनका एवरेज लेते हो, आपकी 1.5 लाख से ज्यादा इनकम अगर एक्सीड कर जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको भी क्या करना पड़ेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट अपने मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये क्या बताता है? आपका सेक्शन 44 ए जो है इसके बारे में बताता है। अब चलते हैं सेक्शन 44 ए बी के बारे में। सेक्शन 44 ए बी क्या है? कहता है, ये आपको ऑडिट्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताता है। ये कहता है कि कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल जिसको अपने बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है और उसकी इनकम जो है या उसका टर्नओवर जो है एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस पर्सन को, उस बिजनेस को क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। उन्हें अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या लिमिट है जरा देखिए। इसमें 3 अलग अलग आपके जो है बिजनेस में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो या आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई अदर स्पेशल केस है, तो उस सिचुएशन में अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन मैंने अभी आपको डिफाइन किया क्या होता है। तो अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और आपकी टोटल ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा हो जाती है एक साल में, 50 लाख से ज्यादा हो जाती है आपकी एक साल में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर? अब इतना समझिए। इसके बाद अगर आप है बिजनेस में और उस बिजनेस का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट टोटल 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो आपको यहाँ पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि किस सिचुएशन में? अगर किसी सिचुएशन में आपकी टर्नओवर लिमिट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। कब हो जाएगी 10 करोड़ से ज्यादा? अगर मान लीजिए आपका जो कैश रिसीप्ट है वो 5% ऑफ टोटल रिसीप्ट से ज्यादा नहीं है। देखो दोबारा समझाती हूँ मैं इसको। क्या है? सबसे पहले तो उसने बोला अगर आपका बिजनेस जो है उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। दूसरा इसने क्या बोला कि ये जो 1 करोड़ वाली लिमिट है ये 10 करोड़ भी हो सकती है। कब हो सकती है? अगर आपने जो कैश रिसिप्ट आपका जो लिया है ना, कि आपने अपने बिजनेस में जो कैश रिसिप्ट लिया है, अगर वो टोटल रिसिप्ट का 5% भी नहीं है, अगर वो टोटल रिसिप्ट का 5% भी नहीं है, तो वो उस सिचुएशन में आपकी जो ये टर्नओवर लिमिट है ये 10 करोड़ हो जाएगी। कि आप 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है तब तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसी तरह कैश पेमेंट भी आपका अगर 5% से
कम तक है तो आपको ऑडिट जो है, आपकी जो ये टर्नओवर लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाएगी, और 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये बिजनेस में ऐसा बोला गया है। क्लियर? इसके अलावा आता है स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस बेसिकली देखिए क्या होते हैं, अगर हम बात करें, ये आपके ना प्रिजम्पटिव केसेस होते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते हैं। ये क्या है, ये अभी हम आगे वाले हमारे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी एसएससी ने जो है उसकी इनकम कम है और उसने क्या कर लिया है, अंडर सेक्शन 44 एडी और एडीए में उसने जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम किया है, तो उस सिचुएशन में अगर एक एसएससी जो है उसने क्लेम किया है 44 एडी और 44 एडीए में, जो कि प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, तो उसमें अगर उसने क्लेम किया और उसकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में उसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में उसे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये है। और यहाँ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में जैसे मैंने आपको कहा था, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है एक साल में, तो आपको क्या है, ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप प्रीजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आते हैं सेक्शन 44 एडीए में, उस टाइम पे आप क्या है, क्लेम प्रॉफिट लोअर देन 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट। अगर आपकी टोटल रिसिप्ट का 50% से कम अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में, या फिर अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अभी पहले ये प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन है क्या, इसको समझते हैं। तो ये प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है, ये आपकी आती है सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एडीए के अंदर। तो देखिए ये क्या कहती है, सबसे पहले ये प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन जो है एक स्कीम है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, ताकि जो टैक्स कंप्लायंस का जो बर्डन है ना, जो छोटे छोटे बिजनेस एंड प्रोफेशनल है, उसके ऊपर से कम किया जा सके, उसके ऊपर से हटाया जा सके। क्योंकि देखो, जो बड़े बड़े बिजनेसेस है वो तो आपका क्या कर लेंगे, टैक्स को पे कर देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, उनके ऊपर इसका इनकम टैक्स का बहुत ज्यादा बर्डन होता है। तो उससे छूट दिलवाने के लिए, उससे उनको आराम दिलवाने के लिए प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम लाई गई इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। और इसके अंदर जो एलिजिबल टैक्स पेयर है उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी इनकम को अगर एक प्रेस्क्राइब रेट तक डिक्लेयर कर देते हैं और अवॉइड करते हैं अगर वो प्रेस्क्राइब रेट तक उनकी इनकम अगर डिक्लेयर हो जाती है, तो उनको ना तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है और ना ही उनको ऑडिट करवाने की जरूरत है। इसमें क्या बोला गया, इसमें कहा गया कि जो छोटे छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आती है और उससे ज्यादा नहीं है, तो उनको ना तो अकाउंट्स की ऑडिट करवाने की जरूरत है और ना ही उनको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। तो प्री एग्जम्पटिव इनकम रेट का मतलब क्या होता है कि आपकी एक्चुअल इनकम पर कैलकुलेट करने की बजाय आप क्या करते हो, सारी इनकम को ऐड करते हो और सारे एक्सपेंस को डिडक्ट कर देते हो। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये एज्यूम कर लेगा कि आपकी इनकम जो है उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज, टू बी अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ योर टोटल सेल और रिसिप्ट, आपकी टोटल सेल और टोटल रिसिप्ट का एक फिक्स परसेंटेज जो है वो आपकी इनकम को वो एज्यूम कर लेगा और उसी को ही वो क्या मानेगा, आपकी इनकम मानेगा। आपको यहाँ पर कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है आपकी इनकम या एक्सपेंस को लेकर। आप जस्ट अपनी क्या करेंगे, अपनी इनकम को परसेंटेज के रूप में दिखाएंगे, आपकी जितनी भी टोटल रिसिप्ट हुई है उस पे। तो ये आपका प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कहलाता है। ठीक है, तो सेक्शन 44 एडी जो है वो किसके लिए है, बिजनेसेस के लिए है। और उसमें क्या कहा गया, उसने कहा ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, ये अप्लाई होगा इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म पे, ना कि एलएलपी। एलएलपी आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, उसको छोड़कर इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म पे ये अप्लाई होगा। और इसमें क्या है, एंगेज्ड इन एनी बिजनेस, अगर जो भी आपके इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म है, चाहे किसी भी बिजनेस में अगर वो लगे हुए हैं, उनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अगर उनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो है 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, तो वो क्या है, उनके ऊपर ये प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन लग सकता है। और उनकी कैश रिसिप्ट जो है वो टोटल रिसिप्ट से के 5% से ज्यादा है, और या फिर उनकी क्या हो, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 3 करोड़ और उसकी कैश रिसिप्ट जो है वो 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट से कम हो। इन दोनों सिचुएशन में अगर है तो उनके ऊपर क्या होगा, प्री एग्जम्पटिव टैक्सेशन वाला सेक्शन 44 एडी जो है वो लगेगा। और इसके अंदर प्री एग्जम्पटिव इनकम की रेट क्या होगी, अगर आपने किया है कैश ट्रांजेक्शन तो आपका 8% लगेगा आपके टर्नओवर का, जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 8% आपकी इनकम का रेट लगेगी, प्री एग्जम्पटिव इनकम रेट। और अगर आपने किया है डिजिटल ट्रांजेक्शन, आपने यूपीआई, कैश, चेक ये सब यूज किया है, तो आपकी जितनी भी टर्नओवर है उसका 6% जो है वो आपकी प्री एग्जम्पटिव इनकम रेट बन जाएगी। तो अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट देखिए क्या होता है, आपको जो है डिटेल बुक ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता, क्योंकि इसने बोला ना तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है, ना आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। तो ना ही आपको अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन करना है, ना आपको ऑडिट करवाना है। आप जो है अपने आप ही अपनी वॉलंटरी, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, हायर इनकम डिक्लेयर कर सकते हो आप अपनी। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मान लीजिए आपने प्री एग्जम्पटिव रेट से अपने आप को लोअर इनकम डिक्लेयर किया और आपकी टोटल इनकम एक्चुअल में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ गई, तो उस सिचुएशन में ऑडिट आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगी, आपको ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ेगी। ओके,
फिर आता है सेक्शन 44A प्रोफेशनल्स के लिए। 44A अगर बिजनेस के लिए था तो सेक्शन 44A किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए है। तो ये अप्लाई किस पे होगा? ये अप्लाई होगा आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे, सिर्फ किस पे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स पे जो कि रेजिडेंट हो और वो किसी ना किसी प्रोफेशन के अंदर एंगेज होने चाहिए। प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है, अभी हमने जैसे बात किया था लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं? प्रोफेशन होते हैं। उस सिचुएशन में अब क्या होता है, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए कितने से? 50 लाख से। अगर आपकी कैश रिसिप्ट टोटल आपकी जितनी रेवेन्यू है उसके 5% से अगर आपकी कैश रिसिप्ट बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में मेक श्योर कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% से कम है आपकी टोटल की तो वो आपकी 75 लाख से क्या है? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्री एग्जम्प्टिव इनकम रेट क्या रहेगी? ये आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% जो है उसको आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ग्रॉस रिसिप्ट का 50% आपकी इनकम मान लिया जाएगा। और इसके अंदर भी आपको फायदा क्या होगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर आपने अपनी इनकम को, रिसिप्ट जितनी भी आपकी इनकम हुई है उससे 50% आपने कम डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपकी टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो उसकी सिचुएशन में आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इससे इस टेबल से भी समझ सकते हो कि बेसिकली इसमें जो हमने पूरा पढ़ा वो इस टेबल में आपको क्लियर हो रहा है कि देखिए प्री-एग्जम्प्टिव टैक्सेशन क्या है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। बिजनेस के लिए 44AD में लिखा गया है, प्रोफेशनल के लिए 44ADA में लिखा हुआ है। टर्नओवर लिमिट क्या है बिजनेस के लिए? अगर बात करें 2 करोड़, या तो आपकी टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ होनी चाहिए और आपकी जो कैश रिसिप्ट है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए टोटल रिसिप्ट के 5% से। और या फिर आपकी 3 करोड़ आपकी टर्नओवर लिमिट है और आपकी कैश रिसिप्ट जो है वो इक्वल है या कम है कितनी? टोटल रिसिप्ट जो है उसके 5% से। तो उस सिचुएशन में अगर नॉन डिजिटल है आपका, मतलब कैश में है, तो 8% होगा और अगर डिजिटल है तो 6%। और वही प्रोफेशनल की बात करें तो अगर आपकी इनकम जो टर्नओवर लिमिट है वो 50 लाख है और आपकी कैश रिसिप्ट जो है वो ज्यादा है कितने से? टोटल रिसिप्ट के 5% से। या फिर आपकी जो टर्नओवर लिमिट 75 लाख हो जाएगी कब? जब आपकी कैश रिसिप्ट जो है वो कम हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी टोटल रिसिप्ट के 5% से। तो सिचुएशन में जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट आपकी होगी उसका 50% जो है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पीजीबीपी, हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज यार कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। तो कमेंट करिए ताकि आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लेकर आए और सीरीज लेकर आए। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।